हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग परफॉर्मेंस इक्वेशंस की बात कर रहे थे। वहाँ पे डिफरेंट जो आइडियल रिएक्टर्स हैं, बैच रिएक्टर, मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर के परफॉर्मेंस इक्वेशंस डेवलप किए, उनके परफॉर्मेंस कर हम लोगों ने देखे। अब और दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने स्पेस टाइम और स्पेस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। एक और जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, जो मतलब रिएक्टेंट कितना स्पेंड कर रहा है टाइम, स्पेस वॉल्यूम। स्पेस टाइम बेसिकली क्या होता था कि एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो टाइम लगेगा, तो टाइम का एक और टर्म है होल्डिंग टाइम या मीन रेसिडेंस टाइम। दो चीज़ें हैं अपने सिलेबस में, मतलब ये उसको होल्डिंग टाइम भी कहते हैं, मीन रेसिडेंस टाइम कहते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, जैसे हम लोग रिएक्टर की बात करते हैं तो रिएक्टर में जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे एक तो एज ए होल रिएक्टर की बात कर रहे हैं तो जो पूरे रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में टाइम लगा, वो आपका क्या हुआ, स्पेस टाइम हुआ। लेकिन एक पार्टिकल की हम लोग बात करें कि एक पार्टिकल रिएक्टर में कैसा बिहेव कर रहा है, वो कितना टाइम लगा रहा है। तो जब हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करेंगे कि वो कितना टाइम स्पेंड किया उसने रिएक्टर में, तो उसको रेसिडेंस टाइम कहते हैं। कि रेसिडेंस टाइम मतलब एक आपका मॉलिक्यूल हो गया, वो जल्दी से रिएक्ट करके वो बाहर आ गया, लेकिन दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है, दूसरा जो रिएक्टेंट है, वो डिफरेंट टाइम ले रहा है। तो यहीं पे आ जाता है होल्डिंग टाइम या मीन रेसिडेंस टाइम। तो होल्डिंग टाइम बेसिकली क्या है, वो टाइम है जो आपका एक मॉलिक्यूल स्पेंड करता है इनसाइड द रिएक्टर। तो होल्डिंग टाइम अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसको टी बार से डिफाइन करते हैं। टी बार आप उसको कहिए होल्डिंग टाइम और क्या कहिए, मीन रेसिडेंस टाइम, दोनों एक ही चीज़ हैं। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये है इट इज़ अ टाइम। ये होल्डिंग टाइम है, ये आपका है टाइम स्पेंड बाई आपका एक मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज। एवरेज की बात कर रहे हैं कि ऑन एवरेज मतलब एक एवरेज हर एक मॉलिक्यूल कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कहाँ पे, इनसाइड अ रिएक्टर। तो हम लोग स्पेस टाइम क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जस्ट थोड़ा सा एक बार स्पेस टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेस टाइम था आपका टाइम रिक्वायर्ड, ये आपका बेसिकली क्या था, ये टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस वन रिएक्टर वॉल्यूम। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस वन रिएक्टर वॉल्यूम एट स्पेसिफाइड कंडीशन। जो स्पेसिफाइड कंडीशंस थी उस पर एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो टाइम लगता था उसको हम लोग स्पेस टाइम कहते थे। उसको डिफाइन किस तरह हम लोग करते थे, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, वी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और ये बेसिकली क्या होता था, वी बाई एफ ए नॉट इंटू सी ए नॉट। ये हम लोग टाउ डिफाइन करते थे। टाउ दोनों के लिए, फ्लो रिएक्टर्स के लिए हम लोग टाउ डिफाइन करते थे। अब दूसरा क्या हम लोग बात कर रहे हैं अभी, मीन रेसिडेंस टाइम। तो टी बार जो है मीन रेसिडेंस टाइम है, वो क्या है, वो बेसिकली क्या है, एवरेज टाइम स्पेंड बाई ईच मॉलिक्यूल्स ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल्स। तो ये बेसिकली क्या बताता है, एवरेज टाइम स्पेंड बाई मॉलिक्यूल इनसाइड ए रिएक्टर, एवरेज टाइम स्पेंड बाई मॉलिक्यूल inside the reactor। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ दी कि टाउ क्या था, कि पूरा एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा था। लेकिन जो यहाँ पे टी बार है, वो क्या है, एवरेज टाइम जो है एक मॉलिक्यूल जो स्पेंड कर रहा है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स के एवरेज हम लोग ले लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, टाउ बार हो जाएगा। तो हम लोग ये डिफरेंट कंडीशंस के लिए देखते हैं कि ये उसके लिए जब कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए क्या होगा, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए क्या होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, चलिए इसको जब अभी हम लोग और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, इसको टाउ बार क्या होता है। टाउ बार हम लोग, जैसे आपका एक प्लग फ्लो रिएक्टर है, तो यहाँ पे जब एक कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए, पहले केस कर लेते हैं, कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए
डेंसिटी सिस्टम या CVRS, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। दूसरा आप इसको क्या कह सकते हैं, CVRS। CVRS के लिए क्योंकि हम लोग कहते हैं कि एवरेज मॉलिक्यूल जो सब एक स्पेस टाइम सेम होता है, मतलब बेसिकली जो अगर प्लग फ्लो की बात करें तो प्लग फ्लो में हर एक पार्टिकल सेम टाइम स्पेंड करता है, तो एवरेज टाइम तो सेम हो गया। और एवरेज टाइम किसके बराबर आता था, टाउ के बराबर होता था, जो इसका स्पेस टाइम है। तो अगर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए बात करें तो स्पेस टाइम इज इक्वल टू होल्डिंग टाइम। तो स्पेस टाइम इज इक्वल टू होल्डिंग टाइम कहिए, मीन रेसिडेंस टाइम कहिए, तो होल्डिंग टाइम एक ही चीज़ लिखेंगे हम लोग यहाँ से, ये होल्डिंग टाइम हो गया। लेकिन अगर हम लोग वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए बात करें, दूसरा किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए जब हम लोग बात करते हैं, बेसिकली मान लीजिए आपका प्लग फ्लो रिएक्टर की हेल्प से हम लोग उसको समझेंगे। ये प्लग फ्लो रिएक्टर है, यहाँ पे आपने फीड इंटर कराई। अब यहाँ पे हम लोग हर एक पॉइंट पे क्या करते थे, टाउ, जैसे टी बार देखेंगे तो टी बार को जो डिफाइन करते हैं, तो टी बार को डिफाइन करते हैं जैसे डी टी बार, एवरेज मॉलिक्यूलर टाइम क्या होगा आपका, dV/V। तो देखिए V जो होता है ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जब हम लोग ये कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए बात करते हैं तो हर जगह सेम होता है भाई। यहाँ पे भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम है, यहाँ पे भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम था, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम था वो चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम लोग VVRS की बात करते हैं, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए बात करते हैं, तब क्या होती है, जैसे एक रिएक्शन आपकी हो रही है 8 gives to 3R, अगर इसको हम लोग माने, और ये गैस फेज रिएक्शन है, गैस फेज रिएक्शन है तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज होता है तो हर पॉइंट पे आपको फ्लो रेट चेंज करना पड़ता है। अगर फ्लो रेट चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जैसे 1 मोल आपका आ रहा था तो आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपने कुछ फिक्स कर रखा था, तो जो टाउ आप डिफाइन करते हो, एक जस्ट एक पॉइंट और डिस्कस, जो टाउ आप डिफाइन करते हो हमेशा इनिशियल पॉइंट पे जहाँ पे आप फिट करते हो वहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है उसके हिसाब से डिफाइन करते हो। वी तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर हो गया आपका, और जो V नॉट है वो V नॉट हमेशा जिस पॉइंट पे आप फिट कर रहे हो रिएक्टर में उस वक्त आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है उस पर डिपेंड करता है टाउ। लेकिन जब हम लोग ये होल्डिंग टाइम डिफाइन करते हैं तो होल्डिंग टाइम जो होता है एक स्ट्रिप लेते हैं, क्योंकि हर जगह आपका ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज हो रहा है, तो एक स्ट्रिप लेते हैं, उसका अगर वॉल्यूम dV है तो यह वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी चेंज होगा। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, तो हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम चेंज होता रहता है। तो जो एवरेज टाइम जो है या होल्डिंग टाइम डिफाइंड होता है वो अपना हर एक पॉइंट पे, जो हर रिएक्टर के इनसाइड जो है, रिएक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो टाउ होता है वो क्या करता है, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट इंट्रेंस, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट इंट्रेंस। और जो आपका टी बार है वो कहाँ किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इनसाइड रिएक्टर एट एवरी पॉइंट। तो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट एवरी पॉइंट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट एवरी पॉइंट ऑफ द रिएक्टर, एवरी पॉइंट ऑफ रिएक्टर, हर रिएक्टर के हर एक पॉइंट पे ये जो V आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो स्पेस टाइम था वो आपने जो फिट किया था V नॉट, इसलिए हम लोग लिखते हैं ना टाउ इज इक्वल टू V/V नॉट। तो जिस पॉइंट पे हम लोग फिट कर रहे होते हैं उस पर उसकी बात करते हैं। तो अब इसको हम लोग बेसिकली अगर थोड़ा सा और इसको टाउ टी बार निकालना चाहें तो प्लग फ्लो रिएक्टर के परफॉर्मेंस इक्वेशन को जो बेस मोल हम लोगों ने मोल बैलेंस लगाया था वो आपको याद होगा, मोल बैलेंस जो लगाया था प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए वो क्या था, जो सिंप्लीफाई करके आया हम लोगों ने किया था। बेसिकली क्या था, FA माइनस FA प्लस DFA किया था और माइनस RA इंटू DV इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कट गया था, ये आपका क्या आया था, FA नॉट DXA
इज इक्वल टू माइनस ये उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस आर ए इंटू डी वी। अब बेसिकली हम लोग को क्या है डी वी निकालना है यहाँ से, तो डी वी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी वी को एफ ए नॉट डी एक्स से ओवर आपका क्या आपका यहाँ से आया आर माइनस आर ए। अब यहाँ से डी टी में डी वी को रिप्लेस कर दें तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी वी की जगह हम लोग लिख रहे हैं डी वी एक जगह लिख देते हैं, डी वी बाई वी इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू हो गया आपका एफ ए नॉट डी एक्स से अपॉन माइनस आर ए इंटू वी। अब v यहाँ से हो गया, अब डी टी बार क्या है, अब v बराबर क्या होता है, अगर आपका v इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें v इज इक्वल टू वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए 1 प्लस एप्सिलॉन ए x से होता है। अगर इसको बेसिकली हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आपका v स्मॉल v हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट v नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो यहाँ से v हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसको, तो डी टी बार जो आएगा जो आपका मीन रेजिडेंस टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए नॉट डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए इंटू वी इक्वल टू क्या हो गया वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो ये यहाँ से वी नॉट आपका ये कॉमन है, तो वी नॉट बेसिकली अब इसको क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि दोनों इंटीग्रेट करेंगे तभी हमें टाइम मिलेगा, डी टाउ है तो दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट क्या होगी 0 से t होगी यहाँ पे, और राइट साइड में लिमिट आपकी क्या होगी 0 to x से होगी, तो एफ ए नॉट बाहर आ जाएगा आपका, वी नॉट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बचा 0 to x a डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। अब हम लोग को यहाँ से मालूम है ना कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से लोगों ने पढ़ा था एफ ए नॉट इज इक्वल टू होता है आपका सी ए नॉट इंटू वी नॉट। तो एफ ए नॉट बाई वी नॉट क्या होगा, एफ ए नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी ए नॉट। तो सी ए नॉट हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो 0 से t इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा टी बार आ जाएगा, टी बार माइनस 1, तो टी बार इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, ये आपका सी ए नॉट हो गया 0 to x a और क्या हुआ आपका डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। ये आपकी इक्वेशन हो गई टाउ बार निकालने के लिए, मतलब मीन रेजिडेंस टाइम निकालने के लिए इस इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। अगर किसके लिए, ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए है। अगर मीन रेजिडेंस टाइम हम लोग से पूछा जाता है कि मीन रेजिडेंस टाइम कितना होगा, तो ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। अब जैसे थोड़ा सा एग्जांपल्स इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इतना तो क्लियर है यहाँ से हम लोग का कि जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो फॉर वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम फॉर VVRS वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए जो टाउ होगा वो टी बार के बराबर नहीं होगा। टाउ अपना क्या था भाई, सी ए नॉट टाउ बराबर वी बाई वी नॉट होता है, लेकिन वी यहाँ पे हर वी नॉट जो है वो हर जगह चेंज हो रहा है। तो VVRS के लिए टाउ जो होगा स्पेस टाइम मीन रेजिडेंस टाइम के बराबर नहीं होगा। तो दो केसेस हो गए, एक तो टाउ जब हम लोग CVRS के लिए बात कर रहे थे तो वहाँ टाउ टी बार के बराबर था। तो जब कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम की बात करेंगे, बेसिकली ये लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए या गैस फेज रिएक्शन के लिए जिसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपका टाउ जो है टी बार के बराबर होगा। लेकिन जब हम लोग वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे टाउ टी बार के बराबर नहीं होगा। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A गिव्स टू 3R है, यहाँ पे गैस फेज रिएक्शन है। ये कैसी है, गैस फेज रिएक्शन है, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा बेसिकली इसका। अब हम लोग जब टाउ निकालते हैं इसका, जैसे 1 मोल्स ले रहे हैं हम लोग, तो बेसिस क्या हुआ 1 मोल्स ऑफ बेसिस है, 1 मोल्स ऑफ फीड है, 1 मोल्स ऑफ है, 1 मोल ऑफ ए। तो एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन ए बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एट कंप्लीट कन्वर्जन माइनस नंबर ऑफ मोल्स एट नो कन्वर्जन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट नो कन्वर्जन। तो कंप्लीट कन्वर्जन होगा तो 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल, माइनस इनिशियली नो कन्वर्जन पे फीड के सिर्फ 1 मोल है, -1 एप्सिलॉन 2 हो गया। अगर हम लोग एक चीज़ और कन्वर्जन डिफाइन कर दें इस रिएक्शन के लिए, अगर मान लें कि कन्वर्जन कितना है, लेट अस अज्यूम, ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, लेट अस अज्यूम फॉर 50% कन्वर्जन,
कोई भी कन्वर्जन मान सकते हैं आप, 70% मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। अज्यूम फॉर 50% कन्वर्जन, 50% कन्वर्जन, 50% हम लोगों ने कन्वर्जन माना। तो इस वक्त टाउ क्या होगा, टाउ बराबर v अपॉन v0 होता है। v वॉल्यूम मान लेते हैं हम लोग, अज्यूम की वॉल्यूम 1 लीटर है, अज्यूम यहाँ पे लिख देते हैं, अज्यूम रिएक्टर वॉल्यूम इज़ 1 लीटर, अज्यूम रिएक्टर वॉल्यूम इज़ 1 लीटर, 1 लीटर है। अब यहाँ पे हम लोग मोलर फ्लो रेट आपका क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने हैं, 1 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस टाइम निकालना चाहें, T = v अपॉन v0 होता है। v आपका रिएक्टर वॉल्यूम है, 1 लीटर है, और आपका ये v0 का होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। इंट्रेंस पे आप कितना डाल रहे हो, आप फीड ही डाल रहे होगे, तो फीड आपने कितना है, आपका 1 मोल है, तो 1 मोल पर सेकेंड, तो ये क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक 1 लीटर पर सेकेंड। तो जो टाउ आपका आया वो बेसिकली 1 सेकेंड आया। लेकिन अगर हम इसी को बात करने लगे, ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है किसी एक बीच पॉइंट पे, तो टी बार की बात करें हम लोग, तो टी बार के लिए हमें क्या होगा, v अपॉन v किसी पॉइंट पे। अब v बराबर क्या होता है, v = v0 1 + एप्सिलॉन a xa होता है। जब इसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, जैसे टाइम से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो v = क्या हो गया, v0 1 + एप्सिलॉन a xa। बेसिकली हम लोग इसके टर्म में लाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन ने कितना हम लोगों ने निकाला, 2 निकाला, v0 1 + एप्सिलॉन ने 2 माना, और 50% हम लोग कन्वर्जन मान रहे हैं, तो 0.5 यहाँ पे मान लिया। तो v0 = क्या हो जाएगा, 112, तो 2v0 हो जाएगा आपका v। तो अब हम लोग जब टाउ बार निकालेंगे, टाउ बार आपका क्या आएगा, v जो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर था वो 1 लीटर था, और आपका ये जो है v जो आया 2v0 के बराबर आया, और v0 आपका क्या था, 1 लीटर पर सेकेंड था फ्लो रेट आपका। तो v आप जो लिख दीजिए 1 लीटर जो रिएक्टर वॉल्यूम था, अपॉन यहाँ पे क्या आपने लिखा 2 टाइम्स ये क्या था, 1 लीटर पर सेकेंड। v0 अपना क्या था, 1 लीटर पर सेकेंड था, तो यहाँ से ये कट गया, तो टाउ बार क्या आपका आया, 0.5 सेकेंड। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि टाउ बेसिकली रेसिडेंस टाइम होता था ना। अगर आपका जैसे ये रिएक्शन क्या हो रही है, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, 1 gives to 3R जो है उसमें आपका बेसिकली क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो अगर आप प्रोडक्ट तेज़ नहीं निकालोगे, मतलब फ्लो रेट आप इंक्रीज़ नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपका एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो रिएक्टर की तो कैपेसिटी है ना, रिएक्टर इसके लिए डिज़ाइन किया जाता है कि बहुत ज़्यादा हो तो कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, तो इसलिए आपको फ्लो रेट जो है ना आउटपुट का ज़्यादा तेज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मेन रेसिडेंस टाइम यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर यही आपका ये प्लग फ्लो रिएक्टर होता तो जो अगर आपका टाइम आता स्पेस टाइम वो 1 सेकेंड आता, लेकिन अब यही स्पेस मेन रेसिडेंस टाइम कितना था, 0.5 सेकेंड आता। तो ये दोनों में डिफरेंस है अगर प्लग इसमें मेन रेसिडेंस टाइम में और उसमें। तो लिक्विड फेज रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड फेज रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम होती हैं। वहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होता है वो वेरी नहीं करता है, तो उसके लिए क्या होता है, आपका टाइम जो होता है स्पेस टाइम और मेन रेसिडेंस टाइम सेम होता है। तो जस्ट हम लोग समराइज़ कर लेते हैं, यहाँ पे समराइज़ कर रहे हैं अभी तक जब हम लोगों ने जो पढ़ा है, समराइज़ कर रहे हैं हम लोग। फॉर लिक्विड रिएक्शन या कहिए कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम कह दीजिए, CVRS कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, टाउ = क्या होगा, T बार होगा। लेकिन फॉर वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि टाउ T बार के बराबर नहीं होगा। टाउ वहाँ पे 1 आ रहा था, 1 सेकेंड आ रहा था रेसिडेंस टाइम, लेकिन हम लोग जब T बार हम लोगों ने निकाला होल्डिंग टाइम तो वो डिफरेंट आया, वो आपका 0.5 सेकेंड आया। तो 2 चीज़ें हो गई। अब जैसे हम लोग ये स्पेस टाइम और मेन रेसिडेंस टाइम या होल्डिंग टाइम कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है, ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है। जैसे अब एक चीज़ और होता है, रिएक्शन टाइम यूज़ होता है। क्या चीज़, रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम बेसिकली हम लोग बैच रिएक्टर के लिए ज़्यादा डिफाइन करते हैं। किसके लिए, डिफाइंड फॉर बैच रिएक्टर, यूजुअली जो है डिफाइंड फॉर बैच रिएक्टर।
तो बैच रिएक्टर में क्या होता है, जो रिएक्शन टाइम आपका क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, जितने भी डिज़ायर्ड कन्वर्जन आप चाहते हैं 80% चाहते हैं तो 80% कन्वर्जन के लिए वो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग रिएक्शन टाइम कहते हैं। लेकिन रेसिडेंस टाइम क्या कहते हैं, रेसिडेंस टाइम फ्लो रिएक्टर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए और मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए। तो रेसिडेंस टाइम क्या होता है कि एवरेज टाइम स्पेंड बाई मॉलिक्यूल, जो आपका एक मॉलिक्यूल्स हैं जो एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई 10 मिनट कर रहा है, कोई 8 मिनट कर रहा है, लेकिन जो उसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज टाइम स्पेंड बाई मॉलिक्यूल है। तो आपके एक पॉइंट होगा रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम बैच, जैसे बैच रिएक्टर के लिए डिफाइन करते हैं तो उसमें जितने टाइम के लिए वो रिएक्ट करता है वो रिएक्शन टाइम हुआ। और साइकिल टाइम अलग होता है, क्योंकि हम लोग फीड करते हैं उसमें टाइम लगता है, फिर उसको विड्रॉ करते हैं वो भी टाइम होता है। तो बैच रिएक्टर के लिए एक साइकिल टाइम भी डिफाइंड होता है, साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम क्या होता था, टी रिएक्शन होता था, हम लोगों ने पढ़ा टी रिएक्शन प्लस टी लोडिंग प्लस टी डिसलोडिंग या टी हम वो करते थे डिस्चार्ज का प्लस टी क्लीनिंग का, ये सब मिला देते थे तो टी साइकिल टाइम होता था। रिएक्शन टाइम क्या होता था, जितने टाइम के लिए रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहा है वो रिएक्शन टाइम होता था। स्पेस टाइम क्या होगा, स्पेस टाइम वो टाइम हो एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है वो स्पेस टाइम होगा। स्पेस वेलोसिटी क्या है कि एक यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में 1 मिनट में कितने रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर ले रही, 5 रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर ले रही, आधा रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस कर हो पा रहा है, वो स्पेस टाइम हुआ। मेन रेसिडेंस टाइम क्या हुआ कि मॉलिक्यूल जो है ऑन एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहा है रिएक्टर के अंदर, वो उसका मेन रेसिडेंस टाइम हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। हम लोग 1-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहेंगे अब। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, अज्यूमिंग ए स्टाइकोमेट्री ए गिव्स टू आर फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, the size of the plug flow reactor to achieve 99% conversion of pure A is 32 liters। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड की है कि हम लोग को एक ये स्टाइकोमेट्रिक दे रखी है। तो स्टाइकोमेट्रिक पहले हम लोग लिख लेते हैं, A gives to R, एक कोई रिएक्शन हो रही है और क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो N इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट, रेट हम इस तरह लिखेंगे R इज इक्वल टू KCA। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हुई। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन है, गैस फेज रिएक्शन है तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंस है, क्या कोई चेंज है क्या स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में, तभी वो बताएगा कि ये रिएक्शन फिक्स वॉल्यूम रिएक्शन है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है या वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। तो 1 स्टाइकोमेट्रिक इधर है रिएक्टेंट का, 1 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है प्रोडक्ट का। तो इसलिए जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे स्टाइकोमेट्रिक का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वो 0 है। तो इसका मतलब जो पहली वाली रिएक्शन दी गई है वो कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए है। गैस फेज, अब आगे क्या दे रखा है, द साइज ऑफ द प्लग फ्लो रिएक्टर टू अचीव, मतलब फर्स्ट केस की बात कर रहा है तो अचीव एक कह रहा है कि कंसेंट हमें जो कन्वर्जन दे रहा है 99% दे रहा है, उसके लिए वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर जो है आपका 32 लीटर प्रोवाइड कर रखा है। इसके लिए हमें दिया है कि स्टाइकोमेट्रिक दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दे रखा है, कन्वर्जन दे रखा है और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर दे रखा है। कह रहे हैं कि इन फैक्ट, जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इन फैक्ट द स्टाइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन इज 8 गिव्स टू 3 आर। मतलब अगर कह रहे हैं कि अगर यही रियल में जो इक्वेशन थी, रियल में जो स्टाइकोमेट्रिक थी A गिव्स टू 3 आर थी, फॉर द करेक्टेड स्टाइकोमेट्री, जो अब नई स्टाइकोमेट्री है, जो सही स्टाइकोमेट्री है, फाइंड द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द रिएक्टर, हमें वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर बताना है। तो हम लोग ये किसका प्लग फ्लो रिएक्टर है, तो प्लग फ्लो रिएक्टर की, ये प्लग फ्लो रिएक्टर है तो PFR के लिए हम लोगों ने अभी जस्ट डेवलप किया था जो रेट इक्वेशन या डिज़ाइन परफॉर्मेंस इक्वेशन, वो क्या थी, वो थी अपनी टाउ बाई CA नॉट इज इक्वल टू 0 to XA dXA अपॉन माइनस RA। किसके लिए थी, ये CVRS के लिए थी। तो यहाँ से इसको हम R माइनस RA को अब रिप्लेस कर सकते हैं, टाउ बाई CA नॉट इज इक्वल टू 0 to XA dXA अपॉन माइनस RA की जगह हम लोग सकते हैं KCA और CA की जगह हम लोग लिखेंगे CA नॉट 1 माइनस XA। बेसिकली हम लोग को क्या है कि वॉल्यूम निकालना है सेकेंड केस में, तो वहाँ पे ये हम लोग क्योंकि गैस वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है
तो हम लोग जो इसकी इक्वेशन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को क्या क्या मालूम होगा। जब भी अभी जस्ट इक्वेशन लिखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे टाउ बाई सी ए नॉट इज़ इक्वल टू 0 to एक्स ए, और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा 1 बाई के सी ए नॉट बाहर आ जाएगा आपका डी एक्स ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ देखिए सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, के टाउ इधर हो जाएगा आपका, के टाउ इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस एल एन 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, के टाउ दे रखा है। अब जब हम लोग फाइनल इक्वेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी के टाउ इज इक्वल टू आता है, लेकिन टाउ क्या होता है आपका स्पेस टाइम होता है। तो टाउ को हम लोग क्या लिखते हैं v बाई वी नॉट इज इक्वल टू माइनस एल एन 1 माइनस एक्स। हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। फर्स्ट केस में कितना रिक्वायरमेंट है 32 लीटर, तो हम रख देते हैं वैल्यूज़। के बाई वी नॉट हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट नहीं दे रखा है, इसको ऐसे लिख देते हैं 32 इज इक्वल टू, राइट साइड में हमें क्या मालूम है एल एन 1 माइनस एक्स ए की जगह 0.99। यहाँ से हम लोग क्या के बाई वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिकली के बाई वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको फर्दर यूज़ करेंगे, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज नहीं हो रहा है और के भी कांस्टेंट है, तो दोनों चीज़ों की वैल्यूज़ वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। के बाई वी नॉट इज इक्वल टू आपका क्या हो गया एल एन 1 माइनस 0.99, क्योंकि कन्वर्जन दे रखा है 99% अपॉन 32। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है एल एन 1 माइनस 0.99 माइनस साइन है लगा हुआ, उसके पहले माइनस लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 32। तो ये आपका आया इज इक्वल टू 0.1439, तो 144 भी हम लोग कह सकते हैं अगर 3 पॉइंट तक लिख रहे हैं। के बाई वी नॉट की वैल्यू जो आपकी आई। अब सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि इसमें कि अगर हम लोग अब ये स्टाइकोमेट्री आपकी सेकंड पार्ट के लिए ए गिव्स टू 3R हो गई, क्योंकि पहले गलत स्टाइकोमेट्रिक लेके हम लोगों ने, मतलब क्वेश्चन में गलत स्टाइकोमेट्रिक अज्यूम करके उसने सॉल्व कर दिया था। अब कह रहा है कि स्टाइकोमेट्रिक उसने करेक्ट की, तो इस जब स्टाइकोमेट्रिक करेक्ट की आपका कन्वर्जन सेम हमें मानना है, तब वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर क्या होगा। तो फॉर सेकेंड सिनारियो, सेकेंड केस के लिए हम लोग बात करते हैं। तो क्या दे रखा है आपका कन्वर्जन जो है x से आपका दे रखा है 0.99, और उस केस में जो स्टाइकोमेट्री है ए गिव्स टू 3R है और गैस फेज रिएक्शन है, सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं, ए गिव्स टू 3R है और गैस फेज रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का केस हो गया। तो सेकंड केस किसका हो गया VVRS, क्योंकि नंबर ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 3 है। तो जो मतलब वॉल्यूम मतलब स्टाइकोमेट्रिक चेंज हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। तो ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम हो गया। अब वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है तो हम लोग को एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन जो हम लोग डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन ए रिएक्टेंट के लिए डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ टोटल मोल एट कंप्लीट कन्वर्जन माइनस नंबर ऑफ टोटल मोल्स जब कन्वर्जन 0 होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल्स एट 0 कन्वर्जन। तो बेसिकली हमें फीड के बारे में कुछ नहीं दे रखा है कि रिएक्टेंट कितना मोल जा रहा है, तो हम लोग फिर ऐसे केसेस में क्या करते हैं, बेसिस अज्यूम करते हैं। बेसिस क्या है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए इनिशियली मतलब जब कोई कन्वर्जन नहीं था तो 1 मोल लिया, तो इस वक्त हमारा क्या होगा NT एट x इज इक्वल टू 0 बराबर 1 हो गया। अब हम दूसरे केस के लिए देखना है NT एट जब कंप्लीट कन्वर्जन होगा या फुल्ली कन्वर्जन होगा, तो हम लोग उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए NT एट कंप्लीट कन्वर्जन, तो NT नंबर ऑफ टोटल मोल्स एट कंप्लीट कन्वर्जन, 1 मोल से कितना मोल बन रहा है 3 मोल, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे आपके 3 मोल हो गए। ये किसके आए, प्रोडक्ट के। अब रिएक्टेंट तो कम्प्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है तो इसलिए कोई मोल नहीं बचेगा, तो NT जब हो जाएगा 3। तो जब हम लोग एप्सिलॉन निकालेंगे यहाँ से, एप्सिलॉन A इज इक्वल टू क्या हुआ आपका टोटल मोल्स 3 माइनस इनिशियल मोल्स 1 अपॉन इनिशियल मोल 1, तो एप्सिलॉन की वैल्यू 2 आ गई। अब हम लोगों ने अभी जस्ट वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए पढ़ा था कि आपको कैसे हम लोग जस्ट लिख दे रहे हैं, बाकी फाइनल इक्वेशन हम लोग जो यूज़ करना है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो माइनस
ये के, ये यहाँ पे क्या था, टाउ बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू आपका 0 to एक्स ए डी एक्स ए अपॉन क्या था, ये डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए। यही इक्वेशन हम लोगों ने यूज़ की है। अब फर्स्ट ये माइनस आर ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, के टाइम्स सी ए। अब यहाँ पे जो सी ए होगा, क्योंकि वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए क्या होता है, सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो इसको जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था, तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी जो हमें यूज़ करनी, के टाउ इज इक्वल टू आया था माइनस टाइम्स 1 प्लस एप्सिलॉन ए एल एन 1 माइनस एक्स ए माइनस एप्सिलॉन ए एक्स ए। जस्ट अभी हम लोगों ने इक्वेशन डेवलप की थी, ये के टाउ आएगा। अब टाउ क्या होता है, स्पेस टाइम, और डिफाइन कैसे होता है, के इंटू टाउ वी बाई वी नॉट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू आपका माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन ए एल एन 1 माइनस एक्स ए माइनस एप्सिलॉन ए एक्स ए। हमें क्या वॉल्यूम, क्योंकि अब जो वॉल्यूम इसको वी डैश बोल दीजिए, अब नया वाला तो टाउ डैश हो जाएगा, सेम टाउ नहीं रहेगा, टाउ डैश है तो ये वी डैश हो गया, क्योंकि वी डैश क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं और वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है रिएक्शन मिक्सचर का। तो फिर क्या होगा कि हम लोग को रिएक्टर का वॉल्यूम इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि टाउ कहाँ से डिफाइंड होता है, वॉल्यूम, टोटल रिएक्टर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट इंट्रेंस। तो इंट्रेंस का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तो चेंज नहीं होगा, ए जा रहा है तो यही जा रहा है, बस अंदर जाके मोल्स आपके चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नया वॉल्यूम लेंगे और इसी वॉल्यूम की हमें वैल्यू बतानी है। तो के बाई वी नॉट, इसको थोड़ा सा और से बेटर वर्ड में लिखें तो के बाई वी नॉट हुआ आपका इंटू वी डैश, हमें जो नया वॉल्यूम निकालना है, माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाली है, एप्सिलॉन की वैल्यू 2 निकाली है, 3 एल एन आपका 1 माइनस एक कन्वर्जन कितना है 0.99 माइनस एक्स से कितना है 2 है, और सॉरी एप्सिलॉन एक कितना है 2 है, एक्स से कितना 0.99। तो के बाई टाउ नॉट की वैल्यू हमें मालूम है कितना है 0.144 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू एल एन 1 माइनस 0.99 इंटू माइनस 2 इंटू 0.99। तो यहाँ से वॉल्यूम, जो हम वॉल्यूम वी डैश निकालेंगे, ये 3 टाइम्स एल एन 1 माइनस 0.99 माइनस, यहाँ पे माइनस है 2 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाई 0.144। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो वी डैश के लिए क्या होगा आपका 3 टाइम्स 3 इंटू आपका एल एन है, माइनस साइन लगा हुआ, माइनस मिस हो गया यहाँ पे, माइनस 3 टाइम्स एल एन 1 माइनस 0.99, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, माइनस क्या है 2 इंटू 0.99। ये पूरा जो आएगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस मिस हो गया, माइनस ये जो भी पूरा आया उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू, हम एक फॉर्म में वो लिख देते हैं 11.835। तो 11.835 डिवाइडेड बाई 0.144, 835 डिवाइड बाई 1.4 डिवाइडेड बाई 0.144। तो ये बेसिकली कितना आया, नया वॉल्यूम जो है 82.19। तो नया वॉल्यूम आया आपका 82.19 वी डैश है, ये लीटर में पहला वाला था, तो ये भी वॉल्यूम लीटर में होगा। तो इस तरह हम लोग जो है नया वॉल्यूम जो नई कंडीशंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग को करना क्या था कि के बाई वी नॉट की वैल्यू निकालना था, क्योंकि के रिएक्शन रेट कांस्टेंट है तो वो वेरी नहीं करेगा, और वी नॉट क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है इनिशियली इंट्रेंस पे, तो वो भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। बस साइकोमेट्रिक हमसे प्रॉब्लम हुई थी, वो भी प्रोडक्ट साइड प्रॉब्लम हुई थी, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसलिए प्रोडक्ट साइड हम लोगों ने चेंज कर दिया। एक क्वेश्चन और हम लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं। क्वेश्चन है कह रहे हैं ए गैसियस फीड ऑफ ए प्योर एयर
with CA0 is equal to 2 mole per liter and FA0 is equal to 100 mole per minute decomposes to give a variety of products in a plug flow reactor। वॉल्यूम दे रखा है 22 लीटर। तो हम लोग को क्या क्या दे रखा है, CA0 दे रखा है आपको 2 मोल्स पर लीटर कंसनट्रेशन है आपकी ये। FA0 जो है मोलर फ्लो रेट होता है वो दे रखा है 100 मोल्स पर लीटर, 100 मोल्स पर मिनट फ्लो रेट है, सॉरी। डिकम्पोजेज टू गिव ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए प्लग फ्लो रिएक्टर, वॉल्यूम दे रखा है रिएक्टर का 22 लीटर है। द काइनेटिक्स एंड द स्टाइकोमेट्रिक ऑफ इक्वेशन इज गिवन एज, काइनेटिक्स दे रखी ए गिव्स टू 2.5 टाइम्स प्रोडक्ट्स, कह रहे हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स है आपके। और माइनस आर ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 100 इंटू आर इज इक्वल टू 10 CA। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है CA, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है CA मिनट, इसके CA की यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि ऑर्डर रिएक्शन कितना है, n इज इक्वल टू 1 है, और K की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 पर मिनट। इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब हम लोग को किससे क्या पूछा है कि हम लोग को कन्वर्जन बताना है, रिएक्टेंट का कन्वर्जन बताना है। अब यहाँ से स्टाइकोमेट्रिक देखिए, यहाँ पे 1 है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका, यहाँ पे 2.5 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ये स्टाइकोमेट्रिक चेंज हो रहा है। तो स्टाइकोमेट्रिक चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है। भाई हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो 2.5 माइनस 1 1.5 आई। तो आपके जो स्टाइकोमेट्रिक जो होती है चेंज इन स्टाइकोमेट्री, मतलब प्रोडक्ट के स्टाइकोमेट्रिक माइनस रिएक्टेंट के देखते हैं तो वो 1.5, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का ये केस है। तो इसमें हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का फार्मूला नहीं लगा सकते। और वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का ये कि प्लग फ्लो रिएक्टर है, इसमें शायद मेंशन नहीं है प्लग फ्लो रिएक्टर है, लेकिन हम लोग इसको FA0 फ्लो रेट्स वगैरह दे रखा है तो प्लग फ्लो रिएक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ये दिया हुआ, सॉरी, प्लग फ्लो रिएक्टर दे रखा है। तो प्लग फ्लो रिएक्टर दे रखा है तो हम लोग की प्लग फ्लो रिएक्टर की इक्वेशन क्या होती है, टाउ बाई CA0 जो परफॉर्मेंस इक्वेशन होती है 0 to XA dXA अपॉन माइनस RA। ये दोनों सिस्टम के लिए जब हम लोग XA के टर्म में लिखते हैं तो वो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए भी रहती है, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। जो RA लिखते हैं वो डिफाइन करता है कि हम लोग वेरिएबल के लिए लिख रहे हैं या कांस्टेंट के लिए। तो RA अब ये वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है तो RA अपना क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो हमें रेट कांस्टेंट से पता चली। तो RA इज इक्वल टू K, CA होता है, CA की जगह हम लोग लिखेंगे CA0 1 माइनस XA अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन A XA। अगर हमें ये फार्मूला बेसिकली, तो इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था और अभी फर्दर पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे, K टाउ इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन A ln 1 माइनस XA, जो आपकी फाइनल इक्वेशन आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, माइनस एप्सिलॉन A XA। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन थी, मेजर इक्वेशन, मेन इक्वेशन है। अब इसको, इस परफॉर्मेंस इक्वेशन को हमको यूज़ करते हुए हमें कन्वर्जन बताना है। हम लोग को क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, टाउ दे रखा है। क्या हम लोग टाउ बराबर, टाउ का रिलेशन क्या होता है तो हम लोग जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू V बाई FA0 इंटू CA0, ये होता है टाउ। और टाउ कैसे निकालते हैं हम, V बाई V0 होता है, और V0 ये इसको हम लोग क्या लिखते हैं, FA0 इज इक्वल टू CA0 इंटू V0। तो यहाँ से हम लोग रिप्लेस करते हैं तो फिर यहाँ से याद था V बाई FA0, भाई V0 को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो V0 को रिप्लेस करेंगे तो FA0 बाई CA0 आएगा, FA बाई नॉट तो V बाई क्या हो जाएगा आपका, V बाई CA0 अपॉन FA0। हमें क्योंकि वॉल्यूम भी दे रखा है, CA0 भी दे रखा है, FA0 भी दे रखा है, इसलिए हम ये करेंगे। अब हमें एप्सिलॉन कैलकुलेट करना है। तो एप्सिलॉन में है आपका इनिशियल मोल्स जो है ना नहीं दे रखे हैं, कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन एक ही आपकी 2 मोल्स पर लीटर है। तो जो दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम आपका दे रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम 22 लीटर है, CA0 2 मोल पर लीटर है, FA0 जो है आपका 100 मोल्स पर मिनट है। तो हमें क्योंकि रिएक्शन के लिए ये एप्सिलॉन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बेसिस चाहिए। तो 2.5 P बोल देते हैं हम लोग, बेसिस मान लेते हैं, बेसिस 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज फेड। रिएक्टेंट का 1 मोल फेड किया जा रहा है, कंसंट्रेशन कुछ भी है लेकिन रिएक्टेंट का 1 मोल फेड कर रहे हैं। तो NT at x इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। x इक्वल जो 0 नीचे है बेसिकली NT@x=0 बराबर है आपका 1 मोल, क्योंकि 1 मोल फीड कर रहे हो। और NT जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा, x=1 हो जाएगा, तब कितना x से कितने मोल बन रहे हैं, 2.5 मोल्स बनेंगे। तो बेसिकली हम लोग एप्सिलॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन बराबर अपना क्या हो जाएगा, NT@x जब कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता है तब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, माइनस जब कोई कन्वर्जन नहीं होता, ज़ीरो कन्वर्जन पे नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाई जब ज़ीरो कन्वर्जन होता है तब नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल मोल्स 2.5 माइनस 1/1, तो कितना हो गया 1.5। एप्सिलॉन की वैल्यू 1.5 आ गई। अब देखिए, अब हम लोग ये अपनी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, के टाउ की जगह हम लोग लिख रहे हैं V/FA0 इंटू CA0, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, इज इक्वल टू -1 प्लस एप्सिलॉन ए की वैल्यू कितनी हुई 1.5 ln 1 माइनस XA माइनस एप्सिलॉन ए की वैल्यू 1.5 इंटू XA। अब के की वैल्यू दे रखी है 10, यहाँ से V की वैल्यू कितनी दे रखी है, के की वैल्यू 10 दे रखी है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 22 लीटर, 22 डिवाइडेड बाई FA0 कितना दे रखा है 100 मोल्स पर मिनट। तो यूनिट देख लेते हैं, मोल्स पर मिनट है इसकी पर मिनट है, इसकी लीटर थी, और CA0 आपका क्या दे रखा है 2 मोल्स पर लीटर। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, इस मिनट से इस मिनट कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो गया -2.5 ln 1 माइनस XA माइनस 1.5 XA। इसको फर्दर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए इस पर लिख रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और डिवाइड बाई 100, तो 440 डिवाइड बाई 100, 440 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू आपका क्या हुआ -2.5 ln 1 माइनस XA माइनस 1.5 टाइम्स XA। ये कितना हुआ बेसिकली 4.4 इज इक्वल टू -2.5 ln 1 माइनस XA माइनस 1.5 XA। अब हम लोग को ये XA की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि XA को हम लोग यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कि यहाँ पे ln में है, यहाँ पे सिंगल है, मतलब एक कांस्टेंट के साथ है, तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम लोग कैलकुलेट XA को सेपरेट करके सारे टर्म्स को एक साथ करके कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हिट एंड ट्रायल मेथड फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब एक लेफ़्ट साइड में एक नंबर है अपने पास, राइट साइड में XA की वैल्यू हम लोग अज्यूम करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे राइट साइड कितना आता है, तो फिर उसकी वैल्यू अगर देखेंगे कि अगर इसके बराबर आएगी तो वही हमारा कन्वर्जन होगा। तो बेसिकली ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो हम लोग राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, RHS जो है, RHS अपना क्या है 2.5 1 माइनस XA माइनस 1.5 XA। कोई एक रैंडम वैल्यू हम लोग अज्यूम करेंगे, अज्यूम XA मान लेते हैं, क्योंकि हमें XA ही निकालना है, लेकिन XA यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए XA को मान के हम लोग राइट साइड को लेफ़्ट साइड के बराबर देखेंगे कब आता है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। अज्यूम XA इज इक्वल टू 0.5। मान लीजिए हम लोग एक नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, 50% कन्वर्जन से कर रहे हैं, तो जब 0.5 ले रहे हैं तो अपना क्या आएगा -2.5 इंटू ln 1 माइनस 0.5 माइनस 1.5 इंटू 0.5। इस केस में आपका कितना आया -2.5 ln 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ln जब इतना हम लोगों ने लिया तो आपका आया 0.98। इस केस में आपका जो RHS आ रहा है वो आ रहा है 0.98, लेकिन हमें क्या चाहिए 4.4 चाहिए, तो ये कम मान रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी वैल्यू मानते हैं। 60 हम लोग स्किप कर देते हैं, 0.6 x इज इक्वल टू 0.7, मतलब 70% कन्वर्जन मानते हैं।
तो हम लोग बेसिकली जहाँ पे कन्वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम लोग बस चेंज कर देंगे, 0.5 की जगह हम लोग 0.6 की जगह 0.7 कर रहे हैं, 0.7, और यहाँ पे भी कन्वर्जन यूज हो रहा था 0.7 कर दिया। तो जब 0.7 माना तो 1.95 आया। इसके करस्पॉन्डिंग जो RHS आ रहा है वो है अपना 1.95। फिर क्योंकि ये अभी भी कम आ रहा है तो और कन्वर्जन ज़्यादा मानेंगे। हम लोग जस्ट एक रैंडम मान लेते हैं 0.85 एक रैंडम है, वैसे तो बेटर होता कि 0.8 मान लेते हैं, लेकिन जब देख रहे हैं कि कितना आएगा तो 0.85 मानेंगे। तो हम लोग जहाँ पे x यूज़ करें वहाँ पे 0.85 यूज़ कर देंगे, 0.85। तब देखते हैं 3.46, इसके करस्पॉन्डिंग जो RHS आ रहा है वो 3.46 है। तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जन नहीं होगा। अब 0.9 मान लेते हैं, x = 0.9। बेसिकली हम लोग को डिफरेंट वैल्यूज़ ही ट्रायल करना पड़ेगा और फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 0.9 देखा जब हम लोगों ने, तो 0.9 तो अपना कितना है 4.40। तो इस वक्त आया 4.40 और 6, और हम लोग को राइट हैंड साइड है ये अपना आ रहा है 4.4 साइड, और हमें कितना लाना था 4.4। तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर जैसे एक आध वैल्यूज़ और हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो क्योंकि अभी ये ज़्यादा हो गया, 4.40 चाहिए, तो हम लोग जैसे क्या मान लें कि 899, जस्ट एक नंबर मान के देख रहे हैं। वैसे 0.9 तक आंसर ठीक है क्योंकि अब वो एग्जैक्टली मिल गया है, लेकिन अगर 0.899 हम लोग मानते हैं तब देखते हैं क्या आता है। 0.899 यहाँ पे माना, फिर दूसरे जगह x जहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी 0.899 यूज़ कर देंगे, तब क्या आएगा 4.38। तो जो 0.899 है वहाँ से आ रहा है 4.38, ये ज़्यादा करीब है, 0.899 से ज़्यादा करीब है 0.9। तो 0.9 जो हम लोगों ने जूम किया तो RHS जो आया 4.40 आया, वो किसके बराबर है आपका LHS के बराबर है, LHS। तो इसलिए जो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर कन्वर्जन इज़ 90%। यही अपना आंसर हो जाएगा, यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो इस तरह से ये हम लोगों ने ये जो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो ये प्लग फ्लो रिएक्टर है और ये मिक्स फ्लो रिएक्टर है, इसके परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे।